हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। गुड इवनिंग बच्चा लोगों। चलिए शुरू किया जाए आज की अपनी चर्चा। और क्या क्या है आज की चर्चा में, सबसे पहले उस पर चर्चा और फिर उसके बाद टॉपिक पर विस्तार से चर्चा। तो एडवांस IQIP सामी सुनील अभिव्यक्ति मेंस इनोवेशन, जो सामी नाम है, उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। क्या क्या टॉपिक, अच्छा टॉपिक में जाने से पहले 70th BPSC मेंस का नोटिफिकेशन आ गया, यानी एग्जाम की डेट अब ऑफिशियल आ गई। जो थोड़ा बहुत भी किसी भी प्रकार का किसी के भी मन में संदेह था तो वो अब यहां से दूर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 25 अप्रैल से मेंस की डेट आ चुकी है। 25 अप्रैल को सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर है। अब इस निबंध के पेपर में एक्चुअल में बहुत बड़ा इश्यू है, चूंकि यह निबंध का पेपर वहां पर बहुत ज्यादा मार्क्स का है। इनफैक्ट IAS से ज्यादा मार्क्स का निबंध का पेपर होता है। निबंध में सबको है समस्या, तो जिनको भी निबंध में है समस्या, तो मैं निबंध की जबरदस्त क्लासेस और कंटेंट आप सबको दे रहा हूं बिहार PCS का। और आप इन नंबर्स पर कॉल करके, जिनको भी बिहार PCS में ए से लिखने में दिक्कत है, वो जरूर जुड़ जाएंगे। क्योंकि आप स्वयं विचार करें, जितने मार्क्स का है क्या आप उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे? तो अगर जस्टिस चाहते हैं आप जरूर आइए। और स्वाभाविक है, सबसे बड़ा फायदा आपको होता है कि आपकी कॉपी भी चेक की जा रही है। कॉपी पढ़ाता मैं हूं, कॉपी रवि सर चेक करते हैं, जो स्वयं 3 बार इस बिहार PCS की मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं। यानी कॉपी भी हमारे यहां कौन चेक कर रहा है, ये आपके सामने डेटा मैं रख दे रहा हूं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब जुड़ सकते हैं। अब आगे या अगर जनरल स्टडीज में भी दिक्कत है तो आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि प्री निकलता है, उसको भुना लेना ही सबसे बड़ी जरूरत होनी चाहिए किसी भी एस्पिरेंट की। चलिए शुरू करें। क्या क्या है आज? आज सबसे पहले हम लोग जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के विपक्ष ने जो ऑब्जेक्शन उठाया है। ऑब्जेक्शन उठाया गया राहुल गांधी जी की तरफ से, और यह जो ऑब्जेक्शन उठाया गया उसके पीछे तर्क दिया गया है। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्शन उठाया जाता है तो उसके पीछे एक तर्क होता है। तर्क यह दिया गया है कि अभी बहुत सी याचिकाएं चीफ इलेक्शन, मतलब जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी नियुक्ति को लेकर के जो सरकार ने क्राइटेरिया 2023 के कानून के माध्यम से तय किया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका नहीं है, जबकि 2022 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए स्वयं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनुशंसित की गई थी। लेकिन सरकार ने फिर 2023 में कानून बनाया और CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उससे बाहर रखा। तो इसके विरोध में कई याचिकाएं दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उस पर अभी सुनवाई की प्रक्रिया है। इसी बीच जो यह चयन हो गया है, इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से प्रश्न उठाया गया है। तो स्वाभाविक है, जब किसी बड़ी संस्था पर प्रश्न उठता है तो हमारे लिए वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो प्रश्न उठाया गया है और जिस विषय पर उठाया गया वो मैंने आपके सामने रख दिया। इस पूरे टॉपिक में विस्तार से मैंने आगे कराया, लेकिन पढ़ने की जरूरत केवल इतनी ही है, केवल 2 चीजें हैं कि 2023 का कानून क्या है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए क्या अनुशंसा की थी, यानी जो कॉलेजियम बनेगा उस कॉलेजियम में कौन कौन रहेगा, यानी सत्ता पक्ष, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 2023 के कानून में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके भारत सरकार के एक मंत्री को उसमें शामिल किया गया। तो स्वाभाविक रूप से पूरा का पूरा मुद्दा यही है। लेकिन अब चर्चा में है, और चर्चा में होने का जो पूरा संदर्भ है वो जाता है मुख्य परीक्षा। अगर हम देखें GS पेपर 2, आप देखेंगे एक यूनिट लगी हुई है सिलेबस की। सिलेबस की एक यूनिट लगी है, और वह यूनिट अगर आप देखेंगे, आवाज आ रही बच्चों? ऐसा तो नहीं मैं चालू हो गया हूं, आवाज ना रही? आवाज आ रही है? एक बार बताएंगे सब बच्चे, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग मुकेश बेटा। ठीक है, तो अब चर्चा में आ गया है। तो एक यूनिट है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां। आप सबको पता है सिलेबस का पार्ट है संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक पद नियुक्तियां। उनके जो भी मैंडेट हैं, जो कार्य करते हैं, उस कार्य के कारण जो विषय उत्पन्न होते हैं, सिलेबस का सीधा सीधा पार्ट है। तो स्वाभाविक रूप से यहां से प्रश्न आएगा। ये दूसरा प्रश्न स्वाभाविक रूप से, यानी
पहली यूनिट जो इंडियन पॉलिटी की है, अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं, महत्वपूर्ण प्रावधान, तो स्वाभाविक है चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान हो, तो पहली यूनिट के साथ भी ये जुड़ता है। फिर इसके पश्चात जीएस पेपर फॉर इथिक्स के साथ भी जुड़ता है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से आपको बताएंगे। और एक चीज आज से एक नया इनोवेशन फिर से किया हूं, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब कोई इनोवेशन होता है जरूरी नहीं वो रेगुलर कंटिन्यू हो। क्यों? क्योंकि रेगुलर कंटिन्यू होने के लिए वैसे टॉपिक भी होने चाहिए, इसलिए दिमाग में रखिए इनोवेशन का मतलब ये नहीं होता कोई एक चीज लिया लंबे समय तक। IQIP, सामी, ये सब अच्छे हैं जो आगे चलेंगे, लेकिन कुछ चीजें नई होती हैं। सुनील अभिव्यक्ति इनपुट बहुत पहले भी दिया करता था, लेकिन बीच में मैंने अपना इनपुट केवल IQIP तक सीमित कर दिया। व्यवस्था के सामने एक व्यवस्था खड़ी करने का इनपुट देना मैंने बंद कर दिया था। स्टार्टिंग में मैं दिया करता था, लेकिन आज ये जो पूरा मुद्दा है, जो एडिटोरियल्स में, न्यूज में लिखे गए हैं, इनके सामने मैंने एक अपना मॉडल दिया है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो तो स्वाभाविक रूप से उस नियुक्ति का मॉडल क्या होना चाहिए, उससे मैंने दिया सुनील अभिव्यक्ति इनोवेटिव इनपुट नाम से। तो उसमें मॉडल क्या होगा, बड़ी चालाकी के साथ मैंने उस मॉडल को डेवलप किया है। यानी ब्रिटेन में जो मॉडल है चीफ इलेक्शन या चुनाव आयोग की नियुक्ति के संदर्भ में, जो ब्रिटेन का मॉडल है, जो अमेरिका का मॉडल है, जो साउथ अफ्रीका का मॉडल है, जो जर्मनी का मॉडल है, आज मैंने उन मॉडल्स की चर्चा की जिसका कहीं न्यूज में, आर्टिकल में, एडिटोरियल में, और आप उठा करके सर्च करेंगे अक्रॉस द यूट्यूब, कहीं कोई जिक्र नहीं है, किसी भी अखबार में कहीं कोई जिक्र नहीं है। उसे बोलते हैं सुनील अभिव्यक्ति इनोवेटिव इनपुट। अब सुनील अभिव्यक्ति इनोवेटिव इनपुट आया क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, इसी पॉलिटी में सिलेबस का एक पार्ट है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों की संवैधानिक योजना से तुलना। सिलेबस याद आ रहा है? भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों की संवैधानिक योजना से तुलना। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में जो कुछ भी है, वो चाहे लेजिस्लेटिव को लेकर के, एग्जीक्यूटिव को लेकर के, जुडिशरी को लेकर के, किसी अन्य संस्था को लेकर के हो, क्या हम इसकी कुछ विशेषताओं या मेन फीचर्स को विश्व के उसी प्रकार की किसी अन्य संस्था से कंपेयर कर सकते हैं? तो ये मैंने, यानी आपको तो मजा आने वाला है। अब आता है जीएस पेपर 4। अगर हम पढ़ें इथिक्स में तो स्वाभाविक है, यूनिट नंबर 6 में आपसे पूछा सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंता एवं दुविधा। आपने पढ़ा ना, एथिकल कंसर्न एंड डायलेमा इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन स्वाभाविक रूप से क्या चिंताएं हैं, तो हम उसी हिसाब से अगर आप देखें तो इससे हम नैतिक रूप से एक पहलू मान सकते हैं चिंता का, कि जब इस प्रकार की नियुक्तियां हो रही हैं और अगर इसमें सरकार की भूमिका को विपक्ष या अन्य विचारक इस लिहाज से देखते हैं कि यह नियुक्ति सरकार की तरफ से जो जिस नाम को आगे बढ़ा के नियुक्ति कर ली गई है, यह कहीं ना कहीं पक्षपात है, इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, तो सरकारी संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो सरकारी संस्थाओं में यह नैतिक चिंता का विषय वो भी लगा दिया। ए से डेमोक्रेसी से रिलेटेड, ए से विजनरी डिसीजन से रिलेटेड, यानी कि भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है, इस प्रकार की चीजें। डेमोक्रेसी पर कोई भी प्रश्न आए तो आप इस प्रकार की चर्चा को आप डाल सकते हैं और बड़ा बेहतर ढंग से इसको एनालाइज कर सकते हैं। कैसे, आगे हम विस्तार से बात करेंगे। प्रीलिम्स आपको अच्छे से पता है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स, इन सब पर रेगुलर प्रश्न पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। तो अभी तक के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं और प्लस उन्हीं पीवाईक्यूज के बेस पर जो फ्यूचर के प्रश्न बनेंगे वो सब आपको प्रीलिम्स में दे दिया गया है। तो एक बड़ा टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, था छोटा लेकिन मैंने उसको डेवलप करके बड़ा बना दिया। आई होप आपको मजा आएगा। अब हमने इतनी बात कर दी, दोबारा फिर यही बात करनी पड़ेगी, तो कोशिश करते हैं अन्य टॉपिक पर जाएं, इसके पहले इस टॉपिक को निपटा लिया जाए। क्या कहते हो? थोड़ा नए ढंग से हो जाएगा। क्या कहते हो बच्चों, निपटा लिया जाए? क्योंकि अब काफी बातें मैं कर चुका हूं, क्योंकि मैं जब बोलने लगता हूं फिर अपना सिस्टम क्या होता है, टीचर क्या होता है, टीचर बधा तो होता नहीं, वो बिल्कुल एकदम अटैक में आ जाता है। इसको खत्म कर लेते हैं, दोबारा फिर वही इतना चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी। एक मिनट में फाइल अपलोड कर लेता हूं, इसको कर ही लिया जाए, क्योंकि नहीं तो फिर समय क्यों भाई ज्यादा लगे। निपटा देते हैं। रुपेश ठाकुर जी कह रहे हैं कि सर निपटा देते हैं। ओके बेटा, फिर अब तुम्हारी बात सर माथे पर, निपटा दिया जाए। अब जो बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सीखेंगे। मैंने बिहार पीसीएस के हर एक बच्चे को, यूपी पीसीएस के जो मेंस मेरे यहां पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मेंस
बिहार और यूपी का पहली बार क्रैश कोर्स, मतलब मैंने केवल टेस्ट सीरीज का प्लान किया था, लेकिन बच्चों ने कहा कि ये सब वो सब कुछ तैयार नहीं, तो हमने अच्छा काम किया। लेकिन हमने केवल ईमानदारी से जब एडमिशन भी लिया था तो एक ही बात बोली थी, हम टेस्ट सीरीज कराएंगे, बस टेस्ट देंगे, आप सॉल्व करिए, उसका आंसर आपको बताएंगे और बताएंगे क्या आपकी गलतियां। इससे ज्यादा हमने कोई वादा किया ही नहीं था। लेकिन फिर बच्चे आए, उन्होंने कहा सर ये विषय कमजोर, वो विषय, फिर हमने पूरा कंटेंट बनाना देना शुरू कर दिया। तो जो अभी देख रहे हैं, अब आप देखिए आपका एग्जाम कब से, बिहार पीसीएस वालों का 25 अप्रैल के आसपास। अभी मैंने क्या डेट बताई, शायद 25 अप्रैल बताई। अब आप सोचिए कि अप्रैल के एंड में है अभी आपके पास, यानी अगर हम फरवरी अभी का ले लें तो फरवरी से मार्च, मार्च से 2 महीना हमारे पास डॉट बचे। 2 महीने में आप देख सकते हैं जितने भी चर्चित मुद्दे आ रहे हैं, जितना इन डेप्थ में एनालिसिस कर रहा हूं, उसी से आपकी सोचने की क्षमता बड़ी होगी। बाकी आपको खूब लिखना है, खूब लिखना है। कम आता है तो भी उस कम को कैसे आप ज्यादा कर सके, इस पर आपको काम करना है। क्योंकि अगर हमने कभी आंसर नहीं लिखा तो मुख्य परीक्षा देते समय जब आपका प्री का रिजल्ट आ चुका हो या आपको पता हो कि प्री हो गया, उतने टाइम में समेट पाना आपके लिए मुश्किल होता है। तो मेरा तो एक ही फंडा भाई कि जो सिखा रहा हूं उसको सीखिए और खूब खुद लिखिए, ठीक है। और मैं बहुत खुश हूं कि बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सामी सुनील अभिव्यक्ति, सामी आप सबको पता ही लग गया होगा। सामी यानी सामी में 3 टाइप्स ऑफ इनोवेशन है। पहला 5W+1H, दूसरा है मैट्रिक्स फार्मूला, तीसरा है स्मार्ट नेमोनिक्स। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं फटाफट इस टॉपिक को, जिससे कि मेरे प्यारे बच्चों फिर बाद में एडवर्टाइज सब बाद में किया जाएगा। चलिए, तो पहला टॉपिक आप देख सकते हैं, 3 न्यूज और एक छोटे से आर्टिकल का मिश्रण है। यह राहुल गांधी जी द हिंदू के फ्रंट पेज पे कह रहे हैं कि मध्य रात्रि में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अपमानजनक है, जबकि मामले को अदालत में चुनौती दी जा रही। क्या दी जा रही है? मामले को अदालत में चुनौती, अरे बाप रे क्या कर रहे, मामले को अदालत में चुनौती दी जा रही। मतलब मामले को चुनौती दी जा रही, इसका मतलब क्या है? तो मामला क्या है, जैसा मैंने आपको अभी बता दिया कि मामला क्या है। तो मामला मेरे प्यारे बच्चों यही है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें एक मुख्य घटक थे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि सरकार जब इस पर कानून बना देगी तो स्वाभाविक रूप से सरकार का कानून हमारे इस डिसीजन को ओवररूल करेगा। यानी उन्होंने कह दिया था कि भाई ओवररूल करेगा, मतलब कि फिर इस डिसीजन की अहमियत खत्म हो जाएगी। जब तक ऐसा नहीं, तब तक हमारा रूल यही होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में 3 व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रधानमंत्री यानी ऑब्वियस सत्ता पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे। सरकार ने, अब ध्यान से, 2022 में यह निर्णय आया था, मैंने विस्तार से आप लोगों को पढ़ाया भी था, अगर आपको याद हो। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, 2023 में सरकार ने कानून बनाया, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तें, इन विषयों से संबंधित, और उन्होंने उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया। जब रिप्लेस किया तो हो हल्ला विपक्ष में शुरू हुआ, विश्लेषकों में भी शुरू हुआ कि भाई इससे ट्रांसपेरेंसी चली जाएगी। क्योंकि चीफ इलेक्शन जो कमीशन होते हैं, स्वाभाविक रूप से उनके हाथ में डेमोक्रेसी, आप ऐसा समझिए गेंद की तरह खेलता कि नहीं कहता, चुनाव के माध्यम से चुनाव पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो, निष्पक्ष हो, इसके लिए चुनाव आयुक्त स्वाभाविक रूप से किसी भी पक्ष से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए। और निष्पक्ष तभी होगा जब उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष या ट्रांसपेरेंट होगी। आई होप आप समझ गए। तो अब इसी को इन्होंने एक मुद्दा बनाया, ठीक है। चलिए, अब मुद्दा बना तो हमें पढ़ने की आवश्यकता महसूस हुई, ठीक है, हमें मतलब हमको और आपको। अब आता है फिर अगला, ये हिंदू, चीफ इलेक्शन कमीशन नियुक्ति पर कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। यानी इधर नियुक्ति हुई, इधर आपत्ति हो रही, और इसी बीच जो याचिकाएं दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है, ऐसा अखबार में आया हुआ। इसका मतलब कि
उन याचिकाओं में किस बात पर प्रश्न उठाए गए? यही बात जो मैंने आपके सामने रखी कि भाई नियुक्ति की प्रक्रिया में सीजेआई को रखा जाना चाहिए। राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि उनको रखा जाना चाहिए, और यही मांग याचिकाओं में की गई है। और याचिकाओं में कहा गया है कि इससे जो वर्तमान प्रोसेस है, यानी 2023 का जो कानून, इससे एक बहुत बड़े संवैधानिक पद जिसके ऊपर भारतीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, उसमें ट्रांसपेरेंसी खत्म होगी, सरकार का नियंत्रण होगा। तो स्वाभाविक रूप से इस याचिका पर सुनवाई होगी। दोनों चीज आ गई आपके सामने। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए, और फिर इस पर एक छोटा सा आर्टिकल भी था, ये आप देख सकते हैं, यानी ये हिंदू का जो समय और काल, यानी टाइम एंड टाइमिंग, तो वही समय और काल जिस समय पर, ठीक है ना, यानी राहुल जी ने प्रश्न उठाया उसी चीज को यहां पर भी आगे बढ़ाया गया। तो मुद्दा यही है, मुझे लगता है कि आप सब बहुत अच्छे से मुद्दा समझ चुके हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में एनालिसिस किया उसी उतने से टॉपिक फिनिश हो चुका। लेकिन स्वाभाविक है, आप स्टूडेंट हैं, इसी इतने से सुन करके आपका काम चलेगा नहीं, क्योंकि सुनाना बहुत आसान होता है, टू बी ऑनेस्ट, और उस सुनाए हुए को कॉपी में डालना उतना ही मुश्किल। जैसा मैं बिहार पीसीएस के बच्चों की, इसमें ढेरों कॉपियां चल रही, यूपी वालों की भी रुकी पड़ी, आपकी भी स्टार्ट होंगी। आज मैंने यूपी वालों की एक कॉपी केवल चेक की, एक बच्चे का एक क्वेश्चन चेक किया। तो कहने का मेरा मतलब, बिहार वालों की पूरी ताबड़तोड़ जो है चीजें चल रही। बच्चे एक ही कमी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है पहली बार आंसर लिखे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये आंसर पहली बार लिखे जा रहे हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आंसर राइटिंग की क्लास में मैं मुकेश की कॉपी देख करके, मेरे फाउंडेशन का बच्चा है मुकेश कुमार यादव, और मैं इसकी कॉपियां आप लोगों को शेयर किया करता था, अगर आपको याद हो। जबकि आईएएस की तैयारी बंदा नहीं करता है, केवल यूपी पीसीएस की तैयारी करता है। आप लोग बताएं, आंसर राइटिंग में सबसे अच्छी कॉपी मुकेश की होती थी। अब मुकेश चूंकि लंबे समय से लिख रहा है, इसकी किसी कॉपी में कोई समस्या ही नहीं। तो ऐसे कई बच्चे हैं जो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज उन्होंने आंसर राइटिंग बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था। वो इंतजार नहीं कर रहे थे जब मेरा प्री अच्छा हो जाएगा तब हम आंसर राइटिंग करेंगे। तो यह एक चैलेंज है। अगर आप 2571 बीपीएससी की तैयारी की बात करना चाह रहे हैं, अगले 2025 यूपी पीसीएस की बात करना चाह रहे हैं, अगर आप बिहार पीसीएस की, तो आप लिखते रहिए। लिखने का मतलब जरूरी नहीं कोई क्लास हो, जो मैंने पीछे पढ़ा उसको लिखिए, जब आगे क्लास चलेगी तब उसके साथ जुड़िए, लेकिन लिखते रहिए डेली। और ये नहीं सोचना है कि चेक कौन करेगा। अरे भाई, जब हम हर क्वेश्चन का आंसर इसमें दे ही रहे हैं आंसर राइटिंग वाले में, तो आप पढ़िए, लिखिए और मिलाइए कि कितने पॉइंट आपने लिख पाए। ठीक है बच्चों, तो ये जरा ध्यान रखिए, क्योंकि आंसर राइटिंग, भाई देखो, मैं हमेशा कह रहा हूं, डे वन से अगर आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो डूब जाओगे। मैं एक बार फिर ये कह दूं, क्योंकि बिहार पीसीएस की डेट आ गई है, फिर वही कहूंगा कि अगर चैप्टर खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो कोचिंग वाला इंतजार तो नहीं करेगा कि अब आप आंसर राइटिंग सीखे कि नहीं, वो तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देगा, चैप्टर 3 स्टार्ट कर देगा। फिर आपके ऊपर ये जो काल करे सो आजकल, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब। तो जब ढेर सारा इकट्ठा हो जाएगा, फिर आप जस्टिस ही नहीं कर पाओगे, फिर आप दब जाओगे। तो इसलिए जो रोज पढ़ें उसको लिखने की कोशिश करें। मैं हमेशा एक बात कहना चाहूंगा, कोई भी आपको तर्क दे कि डे वन से नहीं लिखना है, तो क्या जो हिंदू में आप डेली एडिटोरियल पढ़ते हैं, इसका मतलब आपको मेरी क्लास का हिस्सा नहीं बनना चाहिए? क्योंकि मैं तो डेली एक क्वेश्चन आंसर आपको देता हूं। आपके लिए वो टॉपिक बिल्कुल नया होता है, उसके बावजूद भी आप आंसर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ये टॉपिक तो नया है ना भाई, ये तो जो रोज चर्चा में आ रहा है, और तब भी आप आंसर उसका लिख रहे हैं, समझ रहे हैं टॉपिक को। आप ही कमेंट करते हैं, सर मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो इसका मतलब है कि डे वन से आंसर राइटिंग ही एक सच्चाई, इसको आप इनकार मत कीजिएगा। आप देखिएगा आपको इसका कितना बेनिफिट मिलेगा, तब आप कहेंगे यार सुनील सर बड़ी अच्छी बात सिखाए कि डे वन से आंसर राइटिंग करना चाहिए। नए अब आप देख सकते हैं मुद्दा क्या है। नए 2023 के कानून के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति ने विवाद को जन्म दे दिया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आधी रात को की गई नियुक्ति की आलोचना करते हुए यह तर्क दिया है कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, 2023 के फैसले की अवहेलना करता है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करते हुए एक चयन समिति निर्धारित की गई थी। मामला फिलहाल न्यायिक जांच के दायरे में है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? क्लियर बच्चों? पॉइंट इज क्लियर?
तो मुद्दा यह हो गया। अब यहीं पर अगर IQ IP कर दिया जाए सबसे पहले इसका, भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा, वेदर इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, आप देख सकते हैं। या स्वाधीनता के 75 वर्षों में जो हमने नहीं सीखा, या 2047 का भारतीय लोकतंत्र इंडियन डेमोक्रेसी। क्या है 2047 का भारतीय लोकतंत्र या इंडियन डेमोक्रेसी। तो आप स्वयं देखें, मैं तीनों प्रश्नों को कैसे यहां पर जोड़ता हूं, जरा एक बात देखिएगा। भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है, जब भी इस विषय पर लिखेंगे तो इस प्रश्न की डिमांड क्या है कि भाई पॉजिटिवली हम भारतीय लोकतंत्र को किस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आजादी के बाद ही हम लोकतांत्रिक संस्था के रूप में सामने आए, तो व्यक्तियों को किस प्रकार से इस लोकतंत्र में बढ़ने का मौका मिला, समाज कैसे इस लोकतंत्र से मजबूत हुआ, राजनीति और प्रशासन इस लोकतंत्र के धुरी कैसे बने, किस प्रकार से इस लोकतंत्र ने अपनी आर्थिक यात्रा संपन्न की, किस प्रकार से इस लोकतंत्र ने आर्थिक यात्रा के साथ साथ चुनौतियों को समेटा है, चाहे पर्यावरण हो, चाहे आपदा हो और चाहे आंतरिक सुरक्षा हो। किस प्रकार से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इस लोकतांत्रिक प्रणाली ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की। संपूर्ण विश्व जिसे महत्वपूर्ण मानता है, यानी मंगल मिशन और इस टाइप की स्पेस वगैरह की चर्चा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त कर रहा है। यानी भारत अब केवल उपेक्षित पीड़ित राष्ट्रों का मुखिया नहीं, अपितु वह एक ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है, जिसके प्रमाण इंटरनेशनल सोलर अलायंस या इस प्रकार की ढेर सारी जो भारत की इनिशिएटिव्स हैं उन्हें आप डाल सकते हैं, वो योगा हो या कुछ और। तो भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है, इस प्रश्न की डिमांड को आप इस प्रकार से चैनलाइज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप चैनलाइज करेंगे, आप कहेंगे यस। अब भाई ये तो हो गया पॉजिटिव। अब इन्हीं सभी पॉइंट पर नेगेटिव भी, इन सभी पॉइंट्स पर मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव भी, और फिर एक बढ़िया सा निष्कर्ष जो नेगेटिव है उसे सकारात्मकता की तरफ हम बदल रहे हैं, और इन सुझावों का अनुपालन करके हम और एक बेहतर ढंग से भारतीय लोकतंत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है, तो लोकतंत्र क्या है, जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन, और लोकतंत्र की आधार भूमि है वाद विवाद और फिर संवाद। तो वाद विवाद और संवाद आप लिखेंगे लोकतंत्र, यानी शुरुआत ऐसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन है। यानी जनता अपने प्रतिनिधि चुन करके शासन करने के लिए भेजती है कि आप जाइए और हमारे लिए कानून और गवर्नेंस बेहतर ढंग से संचालित कीजिए। इसीलिए हम भारत के लोकतंत्र को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जन प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहते हैं। यह पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो जब जनप्रतिनिधि भेजे जाते हैं तो उनसे जनता अपेक्षा करती है कि हमारी अपेक्षाओं पर आप खरे उतरें। तो ये जो जनप्रतिनिधि जा रहे हैं उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि अगर वो विपक्ष में बैठे हो तो सत्ता पक्ष के किसी भी एक्ट पर अगर उन्हें लगता है कि एक वाजिब प्रश्न उठाना चाहिए तो वह वैसा प्रश्न उठाते हैं। और फिर इस टॉपिक पे आ जाइए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आधी रात को ये जो पूरा पॉइंट है लिख दीजिए। इस प्रकार विपक्ष की तरफ से अगर यह प्रश्न उठाया गया है तो यह दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र की आधारभूमि ही वाद विवाद और संवाद से संचालित होती है। अब यह पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यह पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया भारतीय लोकतंत्र। अब देखिए दूसरा, स्वाधीनता के 75 ईयर में हमने, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस 75 ईयर हो गया, हमने क्या नहीं सीखा, क्या सीखा। तो स्वाधीनता के 75 वर्षों में जो हमने नहीं सीखा, आप लिखेंगे विपक्ष की रचनात्मक भूमिका। आजादी के कुछ वर्षों तक जब स्वाधीनता आंदोलन के मूल्य हमारे राजनेताओं को संचालित कर रहे थे, उनके आइडियाज को, उनके विचारों को दिशा दे रहे थे, तब तक ठीक था, यानी पहले दशक तक। लेकिन उसके पश्चात
लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका रचनात्मक की बजाय विरोधी की होगी, और सत्ता पक्ष ने भी इसी बात को एक्सेप्ट कर लिया कि यह विपक्ष तो केवल विरोध के लिए, जिसके कारण से दोनों में समन्वय की कमी हो गई। और आज स्वाधीनता के 75 वर्ष के बाद हम यहां देख पा रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में भी एक मत नहीं है, और दोनों इस संसदीय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट की तरफ निगाह रखते हैं कि इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे। तो स्वाभाविक रूप से हम यह एक साथ कैसे रह करके सत्ता पक्ष और विपक्ष शासन का संचालन करें, यह उदाहरण दिखाता है कि हम अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। इसमें एक पैराग्राफ क्या ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एक फ्यूचर का प्रश्न 2047। अभी देखिए मैंने टॉपिक कुछ नहीं पढ़ाया, IQIP यही ताकत है बस आपको सीखनी। 2047 का भारतीय लोकतंत्र, तो आपसे इमेजिनेशन कल्पना, और आप IAS बनने जा रहे हैं, PCS बनने जा रहे हैं, तो आपसे कल्पना किस प्रकार की वो कराएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कल्पना क्या होगी 2047 में, यानी आपको अपनी पॉजिटिव पर्सनालिटी दिखानी, कितनी भी समस्या। 2047 का भारतीय लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र होगा जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर के विवाद नहीं होंगे। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की समान भूमिका होगी, जिससे भारतीय लोकतंत्र विश्व के अग्रणी लोकतंत्रों की सिरमौर की जननी के रूप में अपनी यात्रा को 22वीं शताब्दी तक संपूर्ण गौरव के साथ आगे बढ़ाए, और यही प्रक्रिया सदियां सदियां चलती रहे, और भारत को लोकतंत्र के आदर्श देश के रूप में संपूर्ण विश्व व्यवस्था में स्थान मिले। आ गया कि नहीं आ गया 2047? तो ये मेरे बच्चे, कोई भी न्यूज है, कोई भी है, बस आपने क्या करना है, उसको कनेक्ट कर देना है और फिर एंजॉय करना है। अब आगे चलिए थोड़ा एंजॉय किया जाए टॉपिक में। तो मैंने पहले ही बता दिया, जीएस पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पहली यूनिट तो मैं बताने की जरूरत नहीं, महत्वपूर्ण प्रावधान को तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। फिर आता है, अब देख लीजिएगा, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, तो शक्तियों का पृथक्करण का भी यह विषय है कि भाई क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के संदर्भ में सत्ता पक्ष की ज्यादा भूमिका होनी चाहिए, क्या यह सेपरेशन ऑफ पावर पर प्रश्न नहीं उठाता। अब इस पर जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आज देगा उस पर कल अपन बातचीत करेंगे। देख सकते हैं जीएस पेपर 2 पॉलिटी, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, देख सकते हैं सीधा सिलेबस का पार्ट, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, आप देख लीजिए। जीएस पेपर 2 पॉलिटी, न्यायपालिका की संरचना, आप यहां से देख सकते हैं। यानी अब आप कहेंगे सर न्यायपालिका की संरचना, कार्य, संरचना नहीं, न्यायपालिका का कार्य। तो भाई न्यायपालिका क्या कर रही है, जब लेजिस्लेटिव यूनिट या एग्जीक्यूटिव यूनिट फेल होती है तो न्यायपालिका आकर के क्या करती है, संविधान सम्मत कार्य करती है, वो चाहे किसी की नियुक्ति का विषय हो या कोई अन्य, जैसा कि उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में अपनी भूमिका को स्वयं अपने निर्णय द्वारा सुनिश्चित किया। ठीक है, हालांकि कभी कभी आपको यह नहीं लगता कि ये वाला पक्ष जो है एक पॉइंट और मैं जिक्र कर दूं, हो सकता है कुछ बच्चे आप लोग उसमें से वहां तक पहुंच रहे हो, क्या ये आपको लगता है कि जो है क्या नाम है इनका, सुप्रीम कोर्ट यह कह पाएगा कि इस प्रकार की नियुक्ति की प्रक्रिया से पारदर्शिता नहीं रह जाती है? क्या आपको लगता है ऐसा कह पाएगा? अगर कह पाएगा तो क्यों, और नहीं कह पाएगा तो क्यों, जरा बताइए फटाफट बच्चों, फटाफट बताइए भाई। कल्पना ने पकड़ लिया, देखो पहले ही बच्चा, बहुत बढ़िया, दिस इज द स्मार्ट क्लासरूम, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे, अब रहमान ने भी, प्रेम, सबने बिल्कुल नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसका कॉलेजियम भी ट्रांसपेरेंट नहीं, न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे। तो यह एक है जिस पर अपन लोग अब कल, आज सुप्रीम कोर्ट का क्या आएगा डिसीजन, उस पर फिर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां, हस्तक्षेप। देखो अब आप कहोगे इससे क्या डायरेक्ट, नहीं, इससे इनडायरेक्ट कनेक्टेड है।
ठीक है ना, क्लियर है। शासन में ईमानदारी, जीएस पेपर फॉर एथिक्स, वो मैंने आपको लगा ही दिया। ऐसे वगैरह का जिक्र मैंने कर ही दिया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में आप देख सकते हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर प्रश्न आया था। ठीक है, तो हालांकि इससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, ये केवल दिखाने के लिए कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो भी चर्चा में होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से यहां पर आपसे यह विषय प्रश्न के रूप में आ सकता है। ठीक है, फिर अब आप देख सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर पर आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या आपको लगता है कि भारत का संविधान शक्तियों के सख्त पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, बल्कि यह नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चेक एंड बैलेंस, जो भी चीज चर्चा में। फिर चुनाव आयोग पर आए तो कोड ऑफ कंडक्ट में चुनाव आयोग की भूमिका, चुनाव आयोग ने 2016 में कौन कौन से सुधार प्रस्तावित किए, तो बहुत सी चीजें हैं। न्यायिक सक्रियता, भारतीय लोकतंत्र, लोक प्रशासन में पारदर्शिता की आवश्यकता, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है यह संभावित है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब आते हैं बैकग्राउंड ऑफ इश्यू, यानी मुद्दे की पृष्ठभूमि जरा देखें। यहां पर मुद्दा यही है कि सरकार ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया, जिसकी विपक्ष आलोचना कर रहा है, और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे अशिष्ट और अपमानजनक कहा है। ठीक है, क्यों कहा? क्योंकि जो मैंने आपको सारे पॉइंट बताए वही यहां लिखे हुए हैं, तो क्या इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत है? एक बार आप एक रीडिंग जरा मार लीजिए और बताइए कि क्या समझ गए, तो फिर हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि आपका समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं समझा चुका हूं। ठीक है, चलो बेटा बताओ। ठीक है, एक बार आप पढ़ो, जिससे मैं ये चाहता हूं आपके अंदर एक ताकत आए कि हम सर खुद करेंगे। आप तो केवल वो चीज बताइए जो हम सोच ना पाए, सिंपल सी बात होती है। जो आप नहीं सोच पाए मैंने स्टार्टिंग बता दिया। सभी बच्चे कमेंट किया करें अगर आपके पास कमेंट करने का ऑप्शन है। ठीक है, इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव क्लास हो जाएगी आपकी। क्लियर है? वही सारी बातें, क्या भी इसी को जो समझा दिया वही लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। संवैधानिक और कानूनी प्रावधान कौन कौन से हैं अब आप सबको पता ही, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग और अनुच्छेद 324 आप देख सकते हैं। फिर अगली चीज है 2023 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। शायद मैंने स्टार्टिंग बच्चों 2022 मेरे मुंह से निकल गया था, क्या एक बार बताएंगे? ठीक है, 2022 निकल गया था क्या? अगर निकल, वैसे मुझे याद नहीं निकला था नहीं निकला था, लेकिन शायद एक तरफ से धक्का भी आ रहा, शायद 2023 ही याद रखिएगा। ठीक है ना, मई 2023, अच्छा नहीं निकलता, चलो बच गया मैं। मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने फैसला दिया, तो मैंने ये आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर बने एक पैनल द्वारा इनकी नियुक्ति होगी। ठीक है, और इसका उद्देश्य निर्वाचन आयोग को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाना था। लेकिन सरकार 2023 में कानून लेके आती है, लेकिन सरकार 2023 में कानून लेके आती और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया, और इसे प्रधानमंत्री मनोनीत करेंगे। 2-1 का बहुमत से नियुक्त कर लिया जाएगा, कभी कोई रुकावट ही नहीं होगी। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ ली मेरे प्यारे बच्चों पहले ही। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया भाई। इसमें फिर विपक्ष कमजोर हो गया ना, 2-1 से हो गया, विपक्ष कमजोर हो गया। अब इसी पर विवाद खड़ा हो गया। यह कहा गया कि जो अपॉइंटमेंट है उसमें एग्जीक्यूटिव का प्रभुत्व हो रहा है, यानी यह कहा गया कि इससे चुनाव आयोग की फ्रीडम कम हो जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग को सत्ता पक्ष के बहुमत से नियुक्त किया जा रहा है, सर्वसम्मति को दरकिनार किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको पहले ही बताया। सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले का उल्लंघन इसे बताया जा रहा है, क्योंकि उसने अत्यधिक कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव के हस्तक्षेप को रोकने के लिए ही यह डिसीजन दिया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे ये डायग्राम में हमेशा बताता हूं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच शक्तियों का पृथक्करण संविधान में है।
लेकिन अगर कार्यपालिका ज्यादा ताकतवर हो जाएगी तो स्वाभाविक है संवैधानिक आदर्शों का उल्लंघन होगा। तो आप यहां से देख सकते हैं। फिर इनकी नियुक्ति, सुनवाई होने वाली थी उससे 48 घंटे पहले मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कर दी गई, यानी सुनवाई आज होनी उसके पहले ही नियुक्ति हो गई। इस पर भी एक संदेह उत्पन्न हुआ। इस कदम की कहकर आलोचना हो रही, भैया तुमने नियुक्त कर दी, इससे न्यायिक समीक्षा में बाधा उत्पन्न होगी। कैसे उत्पन्न होगी, जरा इस पॉइंट को समझिए। न्यायिक समीक्षा में बाधा कैसे उत्पन्न होगी, जरा गहराई से आप विचार कीजिए मेरे बच्चों। अब एग्जीक्यूटिव ने क्या कर दिया, तय कर दिया 2-1 के, या हम कहें कॉलेजियम ने 2-1 से, एग्जीक्यूटिव कहेंगे तो एग्जीक्यूटिव मेरा कहने के पीछे वही दो, चूंकि 2 सत्ता पक्ष के हो गए 1 विपक्ष का, लेकिन अगर उसको और संतुलित रूप से कहें तो कॉलेजियम ने 2-1 के फैसले से कह दिया कि भाई ठीक है हम नियुक्ति करते हैं। तो न्यायिक समीक्षा में बाधा कैसे उत्पन्न होगी, अभी मैंने चार्ट बनाया। तो अब अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के, सॉरी इस कॉलेजियम के जिसमें 2 महत्वपूर्ण एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, अगर उनको पास करती है और जा करके एक सख्त डिसीजन देती है, तो इससे क्या हो जाएगा, फिर कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में एक लड़ाई का मुद्दा निकल करके आएगा, सेपरेशन ऑफ पावर का भी मुद्दा निकल करके आएगा। तो ये यानी न्यायिक समीक्षा करते समय न्यायाधीशों को एक बाधा उत्पन्न होगी इस नियुक्ति से। पहले वो जितनी आसानी से कर सकते थे, अब उतनी आसानी से इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। चुनावी जो ईमानदारी है, जो अखंडता है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। आलोचकों का तर्क है कि पक्षपात पूर्ण मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को कमजोर कर सकते हैं, जिससे चुनाव आयोग में जनता का विश्वास प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और प्रतिक्रिया, ठीक है। तो अब ऑब्वियस है क्या क्या फैसला करेगी, जब करेगी तो उस पर हम लोग बातचीत कर लेंगे। बस यही इतना यहां पर आपको पढ़ना है बेटा, ठीक है, क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट के संभावित, यानी अब वो क्या डिसीजन देगा वो अलग बात है। प्रारंभिक परीक्षा फोकस आर्टिकल 324, 141, 50, ठीक है, ये सारे केसेस, मेंस शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा, चुनाव सुधार, लोकतंत्र के लिए चुनौतियां, कंक्लूजन, ठीक है। एडिशनल कंटेंट ये अब मेरे द्वारा यानी डाला गया। अन्य देशों के साथ तुलना, क्या भारत वैश्विक चुनाव आयोग नियुक्ति मॉडल से सीख सकता है? यह बड़ा मजेदार टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका के बढ़ते प्रभाव ने चुनावी ईमानदारी को लेकर चिंताएं बढ़ा दी। तो ऐसे में अगर हम अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण करें और वहां से कुछ सीखें और उसको भारत में अप्लाई करें, तो संभवतः हम एक नए समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। और आपको अपने एग्जाम में यह लिखना ही लिखना है, जिससे कंपैरेटिव स्टडी आपकी हो पाएगी और आप स्वाभाविक रूप से बेहतर मार्क्स पाएंगे। तो आप देख सकते हैं चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रियाओं का तुलनात्मक विश्लेषण, एक तरफ देश हो गया, एक तरफ चयन प्रक्रिया, और इस चयन प्रक्रिया से कैसे स्वतंत्रता और निष्पक्षता यानी इंडिपेंडेंस एंड फेयरनेस निर्धारित होती है। भारत चयन समिति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हमारे आयुक्त को यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है। स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर यहां क्या मुद्दा आता है? बढ़ता कार्यकारी नियंत्रण यानी कि कार्यपालिका का नियंत्रण और न्यायिक निगरानी का अभाव, इसमें न्यायपालिका की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए कहीं न कहीं इसके पक्षपाती होने का संदेह बना रहता। यूएसए में क्या, संघीय चुनाव आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, लेकिन इसके लिए सीनेट की मंजूरी आवश्यक होती है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या होती है? सीनेट की मंजूरी की आवश्यकता होती है, यानी उनका सदन। तो आप देख सकते हैं यानी वहां की व्यवस्था। अब आता है स्वतंत्रता और निष्पक्षता, क्योंकि इसकी निगरानी संसद कर रही यानी विधायी आयोग कर रहा है, जो विधान बनाता है, तो इससे ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, यानी भारत से तो कहीं ज्यादा। तो हम यहां से सीख सकते हैं। या आप इसको ऐसे भी ना लिखें, केवल टेबल बना के छोड़ दें, नीचे लिख दें कि हम इसी प्रकार का सिस्टम
भारत में भी डेवलप कर सकते हैं। आप बस इतना लिख करके छोड़ दे। यूके में क्या, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक स्वतंत्र नियुक्ति न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा किया जाता है। अब यह कार्यपालिका से पूर्णतः स्वतंत्र होता है, तो निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जर्मनी, चुनाव आयुक्तों का चुनाव संसद, जिसका नाम है बुंडेस्टाग, द्वारा बहुमत के आधार पर किया जाता है। इससे राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना बहुत कम हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका, एक स्वतंत्र चयन पैनल साक्षात्कार आयोजित करता है और राष्ट्रपति को नामों की सिफारिश करता है। तो स्वाभाविक है इसमें भी स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव के रूप में इस्तेमाल करें। अब उसी को यहां पर विस्तार से लिख दिया गया है। संसदीय अनुमोदन अमेरिकी मॉडल से प्रेरित, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को अंतिम नियुक्ति से पहले संसदीय अनुमोदन के अधीन होना चाहिए। ठीक है, वही सारी बातें जो बॉक्स में है यहां पर विस्तार से मैंने बता दी है। जर्मनी, दक्षिण अफ्रीकी मॉडल और फिर एक कंक्लूजन। मजा आया कि नहीं मजा आया मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप बताएं। फिर इसके बाद आता है यूपीएससी मेंस मॉडल क्वेश्चन। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर हाल ही में उठे विवाद का विश्लेषण करें। एनालाइज द रिसेंट कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया। How does it impact the independence and impartiality of the election commission? Suggest reform by drawing comparisons with other democratic nation। यानी देख सकते हैं मैंने उस पॉइंट को यहां पर डाल दिया दूसरों से कंपेयर। तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर हाल ही में उठे विवाद का विश्लेषण करें, या चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को कैसे प्रभावित करता है, अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना करके सुधार सुझाए। अब आप यहां पर आनंद का अनुभव करें, यानी इस प्रश्न का आंसर, यानी इंट्रोडक्शन, इश्यू एंड कंट्रोवर्सी क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस विद अदर कंट्रीज, वही जो पीछे आपने पढ़ा वही चीज यहां पर आई है, कोई नई चीज नहीं है। रिफॉर्म फॉर इंडिया, रिलेशन फ्रॉम ग्लोबल मॉडल्स, तो वो भी आपको बता दिया गया। और कंक्लूजन देख सकते हैं बच्चों, उत्तर यानी कैसे हम प्रस्तावना लिखते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया ने विवाद को जन्म दिया है, खास तौर पर 2023 के कानून के कारण, जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन पैनल से हटा दिया और कार्यपालिका का नियंत्रण बढ़ा दिया। इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर चिंताएं पैदा हो गई। फिर मुद्दे और विवाद क्या रहे हैं वो आपको बताए गए हैं। अन्य देशों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण पहले ही कराया गया, और भारत के लिए सुधार यानी वैश्विक मॉडल से क्या सबक, 1, 2, 3 एंड 4, एंड फिर एक प्यारा सा निष्कर्ष। मजा आ गया भाई, ठीक है। अब आते हैं यानी प्रीलिम्साथॉन, यानी प्रीलिम्स पहला। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया। अब जरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य चुनाव आयुक्त, सीईसी और भारत के चुनाव आयोग की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जरा इस प्रश्न का उत्तर देखिए, देखें आप दे पाते हैं, सोचिए, ठीक है। तो आप विचार कीजिए कि कितना मजेदार कंटेंट है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन कमीशन एंड इट्स ग्लोबल कंपैरिजंस आर करेक्ट। आप देख सकते हैं चुनाव आयोग, उसकी वैश्विक तुलना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंट डेवलपमेंट इन इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स इन इंडिया, यानी इलेक्शन कमीशन में जो भी रिफॉर्म हुए उन पर भी एक क्वेश्चन बना दिया गया, ठीक है, क्लियर बच्चों। और फिर उनका एक्सप्लेनेशन, उनका पूरा डिटेल आपके सामने दिया गया है। अब आता है यानी जो भी बच्चे अभिव्यक्ति आईएएस ऐप पर यानी मुझसे अगर मेरी पढ़ाई से संतुष्ट हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये कंपटीशन बहुत टफ है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि आपकी फाइट 1000 बच्चों से ही है। हमें लगता है कि हम कुछ यहां से पढ़ लेंगे, कुछ वहां से, और हम सिलेक्ट हो जाएंगे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1000 सीट। आप अपना बैकग्राउंड हमेशा नोटिस करिएगा, आप कहां से पढ़े हैं, किससे पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं। मैं ग्रेजुएशन वगैरह की बात कर रहा हूं, और दूसरी तरफ जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो कहां से पढ़े हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। जैसे ही अंतर आपको दिखे, आपको तुरंत सबसे पहला काम एक मेंटर की खोज करनी चाहिए, नियम है। अगर आप नहीं करते हैं तो ये इतना, बस ये जो हिस्सा मैं कभी कभार बताया करता हूं कि सीट 1000 जो सिलेक्टेड है, वही बच्चे जब लोअर रैंकिंग पाते हैं पिछले 3 सालों के, और 2 सालों के तो कंपलसरी, तो 1000 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं जो लोअर रैंक पाए हैं, यानी जो आईएएस बनना चाहते थे, आईपीएस बनना चाहते थे, उनकी रैंक नीचे चली गई तो आईएएस आईपीएस नहीं बन पाए।
तो 2-3 साल तक बच्चे लगातार कोशिश करते रहते हैं। तो 1000 सीट होती है और 1000 से ज्यादा बच्चे वो होते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उनसे आपके बच्चे का मुकाबला, ये कैसे उनसे कंपटीशन में जीत पाएगा। जैसे ही यह गार्जियन को आप सुनाएंगे, शायद वो इस बात को समझ पाए कि यार अगर आईएएस बनाना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोचिंग्स नहीं होती है। मैं हमेशा कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंटर, क्योंकि मेंटर आपके लिए स्ट्रेटजी बनाता है, समय समय पर चेंज करता है, आपकी आवश्यकताओं के अनुसार काम करता है। लेकिन कोचिंग्स क्या होती हैं, जैसे वो चलती हैं, सुबह आपकी ये क्लास, दोपहर में आपकी क्लास, रात में आपकी क्लास, अगले दिन फिर आपकी सुबह ही, यानी 1.5 साल 2 साल तक आप मोनोटोनस केवल क्लास करते, केवल आपकी क्लास होती है और आप सेटिस्फाई होते हैं कि हमारा कोर्स हो रहा है। लेकिन आपने सीखा क्या? क्या आपको यह सिखाया गया कि ये जो तुम पढ़ रहे हो 1000 बच्चों से फाइट है तो पहले ही दिन आंसर राइटिंग करनी है, दूसरे दिन करनी, 5वें दिन करनी, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस पहले दिन करनी, 5वें या जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर तुम जाओ, फिर आके हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो? तो ये जो बातें हैं आप सब लोग अपने गार्जियन को आप नहीं समझा पाएंगे। ये इतना सुना दिया कीजिए, अगर वो समझदार होंगे तो जरूर समझेंगे। तो शायद फिर वो अपने बच्चे को तैयारी कराने के बारे में भी एक बार सोचेंगे कि यार अगर केवल कोचिंग कराने के लिए इसको भेज रहे हैं तब तो ये फेल हो जाएगा या फेल हो जाएगी। दिस इज द फैक्ट बच्चे। लेकिन अगर इसको ये सिखा के भेज रहे हैं कि यार 1000 सीट है, जो सिलेक्टेड है उनको उनकी सीट से धक्का मारना है, तो फिर वो धक्का कैसे लगेगा? वो तगड़ा मेंटोर ही वो धक्का लगवा पाएगा, ये फिक्स है। और आपको ये लगेगा कि सर क्या सारा रिजल्ट आप ही के यहां से होता? आप तगड़े मेंटोर, मैं अपनी बात यहां बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, न्यूट्रल हूं। आप जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हो, किसी एक से बात कीजिए, उनका एक ग्रुप बन जाता है। एक बार इंटरव्यू भी कॉल होती है ना, तो 4, 10, 20, 50 बच्चों का एक ग्रुप बन जाता है और फिर उसके बाद वो वहां पर खेलते हैं और सिलेक्ट हो गए। तो मेरे बच्चे जो सिलेक्टेड हैं, जो एक्चुअल में कोचिंग नहीं पढ़ाते हैं, वो भी, अगर मान लीजिए मैं आईआरएस हूं, सीनियर हूं, मैं सुनील अभिव्यक्ति मेरा नाम, मुझे मजा आता है लोगों को मेंटोरशिप देने में, ऐसे ही तो उस मेरे, यानी मैं आईआरएस हूं। अब जो नए आईआरएस आए हैं, जो आईएफएस आईएएस बनना चाहते हैं, स्वाभाविक अगर मेरे साथ है तो मैं उनको गाइड करूंगा कि नहीं करूंगा, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसे ही ना जाने कितने ग्रुप्स हो जाते हैं। तो आपको कैसे काम करना है ये आपको सोचना है। मैं अपनी एक स्टूडेंट का भी जिक्र करूं, अंजू मीना का। वो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में इस समय सेलेक्ट हुई है और स्वाभाविक रूप से अभी उन्होंने फिर से पूरी मेंटोरशिप मेरे लिए, पूरा, यानी डे बाय डे ये चल रहा है। ये बताना कभी कभी लगता है कि बताना नहीं चाहिए, बच्चे कभी कभी इसको नेगेटिव लेते हैं, लेकिन लेना नहीं चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम आपका एग्जाम्पल दे के बताएंगे नहीं किसी भी बच्चे का, तो फिर हम दूसरे बच्चों को सिखा क्या पाएंगे? क्या बच्चों में सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, आप सब बताओगे। अगर हम किसी का एग्जाम्पल अपने बच्चे का दे के नहीं बताएंगे तो फिर कैसे हम सिखा पाएंगे? मतलब वो लड़की सिलेक्ट है, उसके बाद भी डेली बच्चे, एक दिन नहीं, डेली मेंटोरशिप चल रही। तो आप सोचिए, और ऐसे नहीं इजी, एकदम सख्त कि सर ये भी कर लें क्या, जीएस का नहीं करना है, केवल ऑप्शनल करना। मतलब एकदम क्लीन चलता हूं मैं, हचर पचर नहीं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब, जो सिलेक्टेड है वो ये सोच रहे हैं कि मेंटरशिप के बिना नहीं चलेगा, जबकि वो तो सिलेक्ट हो चुके हैं। और जो नए बच्चे एकदम मस्त मदमस्त चल रहे हैं, हम तो कर ही लेंगे। अच्छी बात, ईश्वर करे आप सब कर लें। चलिए, खैर आते हैं। तो जो इस 1000 सीट वाले पैटर्न पे पढ़ना चाहे, जैसे बहुत से बच्चे कहीं पढ़ भी चुके हैं, अब उनका अगर एसे कमजोर है तो ये हिंदुस्तान में पहली बार एसे राइटिंग का फाउंडेशन कोर्स, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों कवर्ड होंगे। पूरा फाउंडेशन कोर्स है ये, पूरा फाउंडेशन कोर्स। फिर जीएस फाउंडेशन, यानी अगर आप कंप्लीट आईएएस और पीसीएस की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं, जीएस की, जनरल स्टडीज की, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। मेंस में अकेले पढ़ाता हूं, मैं पहले कह दूं, जिससे आपको पता लगे कि यही आईक्यू आईपी आपको मेंस में मिलती है। ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर मैं स्वयं पढ़ाता हूं, ऑप्शनल हिस्ट्री मैं स्वयं पढ़ाता हूं। इसके अलावा कई ऑप्शनल्स हैं जिनकी मैं मेंटोरशिप देता हूं। आप मेरी मेंटोरशिप ले सकते हैं, उसमें केवल मेंटोरशिप कि आपको कैसे पढ़ना है और आप जब फंसेंगे किसी क्वेश्चन में तो उसको कैसे डील करना, ये सिखाता हूं। बाकी आप सब समझदार हैं, और जो बच्चे जुड़ना चाहेंगे, ये अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप है, हमारा ऐप आप डाउनलोड करें। iOS और एंड्रॉयड दोनों पर ही अवेलेबल है, और आप इन नंबर्स पर कॉल करके किसी भी प्रकार के लिए
मतलब एडमिशन लेना या कोई भी, आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। बाकी अगर हिंदू का ये कंटेंट आपको पसंद आता है और ये लेक्चर आप पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो ये प्लान है, और आप इन नंबर्स पर कॉल करके हमारे इस लाइव क्लास के साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर? अब यानी अगर पहला टॉपिक क्लियर हो गया है तो अब हम बातचीत करते हैं, यानी 3 टॉपिक तो आपके एक साथ हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब आता है भूकंप से भारत की भूकंपीय तैयारी और भी बेहतर हो सकती, यानी अब हम भूकंप पर पढ़ाई करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी तुर्की सीरिया में भूकंप आया, उसी का रेफरेंस लेकर के अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी। मेरे प्यारे बच्चों, क्या पढ़ने जा रहे हैं? सुरेश कुमार सर जी, आपकी टीचिंग सबसे अलग और इनोवेटिव है, जो इस बात को समझेगा वो आएगा और कहीं नहीं जाएगा। आपकी बात बेटा बिल्कुल सही है, लेकिन ये इनोवेटिव टीचिंग चलती नहीं है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, इनोवेटिव टीचिंग जो होती है चलती क्यों नहीं है, उसके पीछे रीजन ऐसा नहीं मैं अभी करा रहा हूं। 2013 में एक पत्रिका निकाली, 2012 की दिसंबर में, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज, आपको बवाल हिट थी, मतलब उसको हल्की फुल्की हिट मत मानना। मैं सोचो कभी भी किसी कोचिंग में आज तक का रिकॉर्ड रहा और आगे भी रहेगा, ये फिक्स है। अपनी मेहनत के दम पर ही काम किया, कभी कहीं काम वाम कुछ मतलब ही नहीं, कहीं से ऑफर आया तो उधर से आया, मेरी तरफ से कहीं कुछ नहीं गया कि भैया मुझे लेक्चर चाहिए, क्या नहीं, कोई मतलब ही नहीं। इसलिए नहीं कोई ईगो कोई कुछ है, इसलिए चूंकि सिस्टम में आप स्वयं अभी जब आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, आप चेक करिएगा जैसे इनोवेशन करना चाहेंगे, ऊपर के जो पुरानी पीढ़ी वाले परंपरागत लोग बैठे हुए हैं वो आपको इनोवेशन नहीं करने देंगे। पूछिए कैसे? जैसे मैं एक प्लेटफॉर्म पे हूं, मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, उस प्लेटफॉर्म पर जो लीड कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं करनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा। और जो आपके आईएएस पीसीएस हो गए, डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं करनी चाहिए, और मैं खड़े होकर के चिल्ला रहा हूं कि डे 1 से आंसर राइटिंग करनी चाहिए। अब मुझे बताइएगा इन दोनों में कौन जीतेगा? कुछ प्रश्नों को उत्तर दीजिए आप, ये मस्ती वाले प्रश्न है। हम दोनों में कौन जीतेगा, एक बार सब बच्चे बताएं। अब एक पॉइंट और जोड़ दूं अपनी तरफ से, तो भाई जिसको मैनेजमेंट का सहयोग प्राप्त होगा, यानी प्रबंधन जिसको सहयोग करेगा, क्योंकि प्रबंधन के हाथ में पूरी पावर है। तो अब मैं कह रहा हूं कि डे 1 से आंसर राइटिंग करना चाहिए, और एक व्यक्ति जिसका प्रबंधन के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता है, मालिकों के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता, वो कहेगा कि नहीं करना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से किसकी जीत होगी? जो डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं करने देना चाहता है। टू बी ऑनेस्ट, अब क्या होगा? तो ऐसे ही मेरे बच्चे, जब आप बहुत इनोवेटिव होते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। कोई नेता क्या कभी चाहेगा कि उसके पुत्र से तेज इंसान उसकी पार्टी में आ जाए? आप मुझे बताइए। अगर गलती से आ भी गया तो स्वाभाविक रूप से आप उदाहरण देख करके देख लीजिए, उसको साइडलाइन धीरे धीरे किया जाएगा। वही चीज यहां भी होती है कि क्या कोई कोचिंग का संस्थापक यह चाहेगा कि एक तेज आदमी उसके मंच पर आकर के पढ़ाई को आगे बढ़ाए? वो तो डरेगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे इसके मतलब ये बच्चों का फेवरेट हो जाए, क्योंकि दिस इज द बिजनेस, और ये कल को टूट के चला जाए तो क्या होगा? ऐसे ही जब आप आईएएस बनेंगे तो आपको तमाम प्रकार की समस्याओं का, जब आप बहुत इनोवेटिव होंगे, आपका ऊपर का बॉस जो है उसने इनोवेशन कभी किया नहीं, लेकिन स्वाभाविक है वो पद पर ऊपर बैठा हुआ, तो तुरंत कहेगा पागल कहीं का, इनोवेशन, चलो जाइए अपना काम कीजिए। अभी ऐसे डांटते हैं सब, जाइए अपना काम कीजिए आप, ये फाइल, और उसके फाइल पर सिग्नेचर किए बिना आपका काम आगे बढ़ेगा नहीं। क्योंकि अगर आप इनोवेशन किए उसके अंडर में, तो उसके ऊपर क्वेश्चन उठेगा ना कि यार ये काम मैं नहीं कर पाया, ये कल का आया हुआ एसडीएम या जो अभी अभी आईएएस बना ये कर रहा है। तो क्रिएटिविटी की एक सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि उसको रोका जाता है और इसकी शुरुआत हमारे घरों में होती। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा किसी दिन कोई बर्तन उठाया आपके घर में, या कुछ भी उठाया, कुछ काम कर रहा है, कुछ जोड़ रहा है, घटा रहा है, बिजली का तार वार ले करके, तब तक पीछे से घर वाले निकले,
5-10 थप्पड़, पढ़ता नहीं है, यही करता है, इधर उधर की चीज लगाता है, ये टीवी ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, रिमोट ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। अब बच्चा रोता हुआ चला गया, और ऐसा उसके साथ कम से कम जब तक वो बड़ा नहीं होता 10 से 20-50 बार हो चुका। तो 10 से 20 बार जब वो स्टार्टिंग से ठुकेगा 5 साल की उम्र से ही, तो उसको लग जाएगा कि यार कुछ नया मत करो, नहीं तो घर वाले ठोकेंगे। और फिर वो पूरी जिंदगी उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया कि यार नया करने पे ठुकाई होती है, तो हम ऑफिस जाएं, कार्यालय जाएं, नया नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट सोच को स्वाभाविक रूप से हम बचपन से डेवलप होते नहीं देखते हैं। इसको मैं अब R&D के साथ जोड़ता हूं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ। अब एक बच्चा अमेरिका का है, इजराइल का है, जो बड़ा हो रहा है, जिससे जाति और धर्म से मैं मान सकता हूं श्वेत अश्वेत वहां भी हैं, मुद्दे हैं, लेकिन वहां जाति और धर्म से कोई नाता नहीं है बचपन से ही। अब उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप होगी। एक दूसरा, पेरेंट्स पूरी उम्र अपने बच्चे पर चढ़े नहीं रहते हैं, जैसा हिंदुस्तान में होता है कि तुम्हें यही करना है, तुम्हें ऐसा ही करना है। यानी वो बच्चा 12 साल के बाद ही इंडिपेंडेंट थिंकिंग उसके अंदर आने लगती है, क्योंकि वो अब सेपरेट रहता है, अपने माता पिता के विचारों से अलग रहता है, उसके अपने राइट्स हैं। तो जो रिसर्चर्स स्वाभाविक रूप से वर्ल्ड में बेस्ट कर रहे हैं, पहली औद्योगिक क्रांति से ही वो विदेशों में क्यों पैदा हुए? बिकॉज ऑफ वहां एटमॉस्फियर है। हमारे लोग विदेशों में जाकर के बड़े बड़े पदों पे बैठे, हम गर्व से कहते हैं कि सुंदर पिचई हमारे हैं, सत्या नडेला हमारे, इंदिरा नूई हमारी हैं, सुनीता विलियम्स हमारी हैं, कल्पना चावला हमारी थी। लेकिन आप सोचते हैं वो हमारी हैं या हमारी थी, लेकिन हमारी है नहीं। उनको वहां एटमॉस्फेयर मिला अपने आप को एक्सप्लोर करने का, यहां नहीं है। क्योंकि अगर आप थोड़े से भी क्रिएटिव हुए तो आपकी टांग पकड़ खींची जाएगी, गिराओ इसको। तो अब समझ में आया कि किसी भी रचनात्मक व्यक्ति के लिए इस व्यवस्था में स्थान तभी बनेगा जब कोई रचनात्मक व्यक्तित्व पैदा होगा। इसीलिए मैं हमेशा मेरे प्यारे बच्चों, रोमन सैनी का आप हमेशा, आपने नोटिस किया होगा मेरे बच्चों, ये बात कहते हुए कि मैंने अनअकैडमी को अभी फाइनली 2 साल के लिए स्टे पर डाल दिया है। सोचो, अब मैं कह रहा हूं जबकि मैं छोड़ छाड़ चुका हूं, लास्ट आपको बोल रहा हूं कि 2 साल के लिए मैसेज डाल दिया हूं कि एक भी कॉल आपके यहां से मेरे पास आनी नहीं चाहिए, रिक्वेस्ट के साथ। अब मैं कुछ काम कर रहा हूं रिजल्ट पे, पहले कर लेने दीजिए। मैं विनम्र आदमी हूं, आगे आप मुझे कहेंगे मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। ये 2 साल तक, अभी मेरी 15 दिन पहले जब फाइनल बार बार की अब ज्वाइन हो जाए ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म की बात मैं कर रहा हूं। और तब ये बात मैं कह रहा हूं, यानी मुझे जाना नहीं, उसके बाद मैं रोमन सैनी की इज्जत केवल इसलिए करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि बंदे ने पहली बार एक ऐसी क्रिएटिविटी स्टूडियोज के नाम पर पूरे इंडिया को दी। स्टूडियोज के नाम पर, अब ये नहीं कि पैनल लगवा देना, हम पहले लगवाए थे, वो नहीं। अच्छे टीचर्स दिए, उन टीचर्स को अच्छा पे आउट दिया, अच्छा कंटेंट बनाने का पूरा, वो बंदा लेक्चर लेता था कि पीपीटी कैसे बने। सोचिए आप, पूरी सबको सिखाता था बंदा कि ऐसे करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी वो क्रिएटिव बंदा, वो क्रिएटिव लोगों की कद्र समझता था। और इसीलिए आप देखिए, पूरे इंडिया के सबसे अच्छे टीचर्स उन्होंने ही आपके घर घर तक पहुंचाए। अब आज क्या है क्या नहीं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो रचनात्मक लोग जब कभी पैदा होते हैं तो रचनाएं होने लगती हैं, और हमारे ऐसे रचनात्मक व्यक्ति को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि क्रिएटिविटी को सपोर्ट मिलता है। स्टार्टिंग से ही अनअकैडमी में एक अवार्ड मिलता था, नवाचारी अवार्ड। क्या मिलता था? ये सुनिए, ये इंटरेस्टिंग बातें आपकी लाइफ के लिए महत्वपूर्ण है। हम क्रिएटिविटी पर बात कर रहे हैं। आप कहेंगे सर ये तो आप कहानी बताने लगे, इसका कहीं यूज नहीं होगा। एक मिनट रुको, पहले यूज करा देता हूं, जिससे आपको ये जितना मैंने बोला, ये जो मैंने रोमन के बारे में बोला, ये सब मेरे बच्चों निबंध में आप डालिएगा। नवाचार, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का परिहार निर्धारक, इनोवेशन। तो ये जो अनअकैडमिक एक्ट था, ये क्या था? इनोवेशन था। अच्छे टीचर्स को अच्छे कंटेंट के साथ लोगों के बीच में भेजना और एक बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट करना उन्होंने किया।
मेरे प्यारे बच्चों, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि रचनात्मकता तभी फलीभूत होती है जब सिस्टम उसकी रचनात्मकता को एक्सेप्ट करने की काबिलियत रखता हो। मैं काबिलियत की बात कर रहा हूं कि अगर आप में काबिलियत है तभी आप किसी क्रिएटिव बच्चे को अपने साथ जोड़ पाएंगे, अदरवाइज स्वाभाविक रूप से आप बचेंगे उससे, क्योंकि अगर वो गया और मैंने नहीं किया। आप स्वयं सोचिए, आप किसी संस्था के मालिक हैं और उस संस्था के मालिक होने के नाते आपने एक बहुत बड़ी होल्ड बनाई हुई। तब तक एक नया बच्चा कहीं मार्केट में बाहर से आपके पास आया, वो नए नए इनोवेशन करने लगा, आपके संस्था में बच्चों को कनेक्ट करने लगा, आप क्या करेंगे? अरे भाई इसको हटाओ यार, किसी तरीके से इसको डाउन करो, नहीं तो समस्या हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बच्चों? क्यों? क्योंकि आप 2 मिनट के अंदर उससे आगे निकलेंगे, चूंकि एक चर्चा होने लगेगी, यार अरे यार ये तो अभी तक इस संस्था में हुआ नहीं था, इसने स्टार्ट किया। तो इसीलिए कहा जाता है रचनात्मकता, आप सब ये सब पंक्तियां लिखिएगा, रचनात्मकता तभी फलीभूत होती है जब जो संस्थापक होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो रचनात्मकता या एक रचनाकार की काबिलियत को समझें। क्या समझें? रचनाकार की काबिलियत को समझें। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है बच्चे। क्रिएटिव होना इंपॉर्टेंट नहीं, सामने वाले को समझ में भी तो आना चाहिए। ऐसा नहीं मैं अभी इनोवेशन कर रहा हूं, मैं 2013 से इनोवेशन कर रहा हूं, रिजल्ट कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात है, आप सब यहां बैठे हुए, आप बताइए ऐसा कोई भी वर्ष रहा हो जब मैंने रिजल्ट ना प्रोड्यूस किया हो, जबकि रिजल्ट हिंदी मीडियम में है नहीं। आप मुझे बताइए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो ना जाने कितने, आईएएस भी और पीसीएस भी। तो क्रिएटिविटी को सम्मान मिलना थोड़ा सा अभी हमारे देश में कम है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो इकोसिस्टम है हमारे यहां बन नहीं पा रहा, क्योंकि हमने बचपन से ही हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल द वर्ल्ड, ये इस संकल्पना को हमने अपनाया नहीं। पालना झुलाने वाले संसार में ही, पालना झुलाने वाले हाथ में ही संसार की बागडोर होती है, ये हमने ध्यान में ही नहीं रखा, और बचपन से ही सख्त कि तुमको यही करना जो मैं बोलूंगा। तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग को हमने बचपन से कमजोर किया, स्कूलों ने और कमजोर किया, कॉलेज ने और कमजोर किया, और हम क्वांटिटेटिव एजुकेशन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जो मिल जा रहा है वो काम चल रहा है। और फिर एक दिन इकोनॉमिक सर्वे आता है 2023-24, ऐसे ही पीछे के सारे, कि भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है, लेकिन मार्केट में जो रोजगार उपलब्ध है उसको पाने वाला कौशल नहीं है। ये 23-24 के इकोनॉमिक सर्वे में, जिस पर 2014 में यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, यद्यपि हम जनसांख्यिकीय लाभांश शान से प्रदर्शित करते हैं, पर उसी समय काल में रोजगार योग्यता की पतनशील दर को नजरअंदाज कर देते हैं। यानी इंप्लॉयबिलिटी स्किल ही नहीं, रोजगार तो है लेकिन हमारे अंदर स्किल नहीं। तो ये क्रिएटिविटी एक बड़ी चीज है, उसको सम्मान देने वाले लोग बहुत कम है, बहुत कम है। और हां, आप सब उसको सम्मान दे सकते हैं। 2025 में जिस तरीके से हमारी टीम में लगा पड़ा हूं, मेरे प्यारे बच्चों, आप प्री निकालिए, फिर देखिए, एक बार जहां 100 में 10-15 बच्चे घुस गए, हो गई कहानी, पलट गई। क्रिएटिविटी को सम्मान ही सम्मान, इतना रिजल्ट फिर होने लगेगा हर साल कि फिर तो आपका तहलका है, और आपको भी अच्छे से पता है ये करना बहुत सरल है। मजा आया बच्चों? बिल्कुल। सुरेश कह रहे हैं रिसर्चर्स को हमेशा यहां यातना झेलनी पड़ती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो पीएचडी कर रहे हैं उनको क्या इज्जत मिलती है? ये पीएचडी है पीएचडी है, ऐसे पीएचडी है मतलब बेरोजगार है, नेट जेआरएफ किया मतलब बेकार है। आप सोचिए, हमारे देश में पीएचडी होल्डर्स को बहुत सम्मान मिलना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए कि आप अपने जैसे और यूथ निकालो। अब उनको सम्मान नहीं तो लोग पीएचडी करना ही नहीं चाहते। सबका एक ही टारगेट, चाहे ग्रुप डी, बी, सी, ए को हमको नौकरी मिल जाए, जीवन सुरक्षित हो जाए। और जो ऐसा कर रहे हैं उनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि सिस्टम में इनोवेशन को सम्मान है ही नहीं। ठीक है, तो शिशु को खिलाने वाले हाथ, इस निबंध में ये सारी बातें आप डाल दीजिएगा। तो हैशटैग अंतिम तथ्य
कि मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर मुझे पता है डे 1 आंसर करके आप आगे बढ़ सकते हो, और मैंने बढ़ाया है ढेर सारे बच्चों को। कोई बच्चा एक अकेला इंटरव्यू दिया है, सेलेक्ट हुआ है, वो कह सकता है कि मैंने डे 1 आंसर राइटिंग नहीं की, लेकिन मैंने ढेर सारे बच्चों को सेलेक्ट कराया है, इसी पैटर्न पर कराया, इसलिए मैं भी उतना ही सत्य हूं जितना वो बच्चा सत्य है जिसका सिलेक्शन हो रहा है, जो या जो कोई मेंटर है वो कहे कि डे 1 आंसर राइटिंग नहीं करनी चाहिए। मेरे में और सिलेक्शन पाने वाले में एक ही अंतर है, स्वाभाविक रूप से, और वह अंतर यही है कि उसने सफलता प्राप्त की और मैं इंटरव्यू देकर के रह गया। लेकिन आज के समय में अगर मैं होता, हमारे समय में 4 अटेम्प्ट थे, आज के समय में 6 अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट शायद कहानी बदल देते। खैर ये सब बात की बातें हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, तो वो सब मैं नहीं हूं। लेकिन हमेशा आप याद रखिएगा कि इनोवेशन आप लोगों को रिस्पेक्ट करना है, और तभी जाकर के हम बहुत कुछ कर पाएंगे। अभी हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत 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 पीछे हैं सभी क्षेत्रों में, आर्ट एंड कल्चर में, इकोनॉमी में। आपको लगता है विश्व की बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन मेरे बच्चे, हमारे देश की जो आबादी है, उसके अनुपात में अगर जीडीपी को निकालेंगे तो उस डेटा को क्या कहा जाएगा? पर कैपिटा जीडीपी कहा जाएगा। अब जरा अपनी रैंकिंग निकालिए, पर कैपिटा जीडीपी पर भारत विश्व में किस स्थान पर है, जरा निकालिए, एक बार निकाल करके मुझे बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए निकालिए फटाफट, पर कैपिटा जीडीपी पर हम कहां हैं? निकाल पाए आंकड़ा? आंकड़ा निकला? निकाल पाए? चौंका दूं? एक बार पहले कमेंट करिए, चौंका दूं या आपने आंकड़ा निकाला? आप चौंक जाएंगे, लेकिन ये सब आंकड़े ना मीडिया में ना कहीं है, तो स्वाभाविक रूप से चिंता वाली बात तो है। मैं आज भी मोदी जी को उपलब्ध विकल्पों में सबसे बेहतर मानता हूं, उसके बाद भी मैं ये बात कह रहा हूं। है बच्चों? आवाज आ रही भाई? ने निकाल पाए? चलिए मैं बता देता हूं। वर्ल्ड बैंक ओपन डेटा और ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स का डेटा जो कहता है, सीआईए वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार 2023 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी $9200 थी, यानी 9200, जिससे भारत विश्व में 152वें स्थान पर है। मैं एक बार फैक्ट चेक भी कर लेता हूं भाई, जिससे गलत ना हो। देखो, निशा ने भी कहीं से निकाल लिया, तो इसका मतलब हम ठीक चल रहे हैं। बाप रे बाप। आप बेटे वर्ल्ड बैंक के डेटा मेरे पास आ गए, ठीक है। निशा आपका थोड़ा उसको करेक्ट कर लीजिएगा। पर कैपिटा जीडीपी में हम, मेरे प्यारे बच्चों, कहां पर हैं? मेरे बच्चों जरा बताना, पर कैपिटा जीडीपी में हम कहां हैं? अब आप चिंतन कीजिए। 152वें स्थान पर है। ये वो स्वप्न है जो मैं सोने नहीं दे रहे, लेकिन हम 5वीं इकोनॉमी है, तीसरी बन जाएंगे। आप बहुत अच्छी बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति जीडीपी का महत्व आपको जानना होगा। आर्थिक विकास का सूचक है। प्रति व्यक्ति जीडीपी किसी देश की आर्थिक प्रगति और जीवन स्तर को मापने का एक प्रमुख संकेतक है। अधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी का अर्थ है कि औसतन नागरिकों की आय अधिक है। आपके यहां पर 152वीं है। इसका मतलब है कि प्रति व्यक्ति
औसतन नागरिकों की आय बहुत कम है, और नागरिकों की आय अगर कम है तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी? चूंकि नागरिकों से ही मार्केट में डिमांड क्रिएट होती, जिसे हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो स्वाभाविक है मेरे प्यारे बच्चों, जीडीपी कमजोर रहेगी, यानी कि नहीं कमजोर रहेगी। उच्च प्रति व्यक्ति जीडीपी का मतलब होता है लोगों की परचेजिंग पावर बहुत अधिक है, जिससे वे बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। हमारी अत्यधिक कम है, इसका अर्थ है कि हम बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, गरीबी और असमानता की समझ का भी यह आधार है, यानी पर कैपिटा जीडीपी यह बताता है कि देश में धन का वितरण कैसा है। यदि जीडीपी अधिक है लेकिन असमानता बनी हुई, तो इसका अर्थ है कि लाभ केवल कुछ लोगों तक सीमित रहा है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 1% भारतीय के पास 22% भारतीयों की संपदा है। पर कैपिटा जीडीपी सरकार की नीतियों का आकलन करता है, यानी सरकार की आर्थिक नीतियों, नंबर 1 टैक्सेशन सिस्टम, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, नंबर 3 और वेलफेयर स्कीम्स की प्रभावशीलता को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि समस्या हिंदुस्तान में है मेरे प्यारे बच्चों। वैश्विक प्रतिस्पर्धा इसी पर कैपिटा जीडीपी के आधार पर तय होती है। उच्च प्रति व्यक्ति जीडीपी वाले देश वैश्विक स्तर पर ज्यादा कॉम्पिटेंट माने जाते हैं, और अगर पर कैपिटा जीडीपी अधिक है तो इसका मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था समृद्ध है, जिससे नए निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। लेकिन अगर कमजोर है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था समृद्ध नहीं है, जिससे नए निवेश और रोजगार के अवसर घटते हैं। अब एक बार सब बच्चे बताओ, इस एनालिसिस को सुनने के बाद आपके दिल में दर्द हुआ थोड़ा सा कि सुनील अभिव्यक्ति जैसे इनोवेटिव व्यक्ति हाशिए पर, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे मुझे पता हजारों लोग इस सिस्टम में हैं, लेकिन वो हाशिए पर खड़े, चूंकि वो चटखारे वाले वीडियो बना नहीं सकते, अंतरात्मा आवाज नहीं मारती है। नहीं तो हम लोग जो इतना आईक्यू वाईपी मुद्दों करते हैं, किसी भी मुद्दे को उठा के इतना खींचतान दें, जो भी क्या कह सकते हैं, विवादित टिप्पणी करें, विवादित बयान दें, कुछ भी करें, चीजें वायरल होंगी। आप सोचिए कि आप पर कैपिटा जीडीपी में 152nd रैंक करें, क्या आज तक कभी इस पर कुछ लिखा जाता है? तो इसलिए इस देश की नीड है आप जैसे अच्छे गांव के बच्चों का। मैं नहीं कह रहा हूं शहर के बच्चे नहीं करें, लेकिन चूंकि उन्होंने देखा नहीं, गांव के बच्चों का आईएएस बनना, जैसे मेरा बच्चा इस बार राज पटेल अगर बनता है, हर्षिता बनती है, ये बच्चे या रिदम, जिसको मैंने एहसास कराया तगड़े रूप से कि हमें क्यों खोलना है स्कूल कॉलेज, डॉक्टर है तो उसके अंदर अपनी संवेदनाएं प्रबल है। अब देखते हैं आगे हम लोग कितना कर पाते हैं, आप सब लोग, क्योंकि हमारे नागरिकों का जीवन स्तर अगर अच्छा है तभी हम कहेंगे कि इकोनॉमी अच्छी है। लेकिन आपने देख लिया कि नागरिकों के जीवन स्तर को निर्धारित करने वाला पर कैपिटा जीडीपी हम सबसे निचले पायदान वाले देशों में से एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीजें मैं चाहूं तो बहुत से मुद्दे ऐसे मेरे पास हैं जो मैं निकाल के कैसे भी डिस्कस करूं, लेकिन मेरा अभी पहला टारगेट है भैया 100 में से आप सब सेलेक्ट हो जाएं। एक बार जब रिजल्ट 100 में से 10-15 होने लगेगा ना, देन मेरी बातों का इंपैक्ट और खासकर जो प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन में उन तक पहुंचेगा, और मैं उन्हीं तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, वो भी बिल्कुल अपॉलिटिकल, चूंकि मैं पॉलिटिकल व्यक्तित्व ही नहीं, मेरे गुण ही नहीं, पढ़ाने में एक नंबर मुझे मजा आता है, लेकिन उन तक तभी मैं पहुंचूंगा। अभी कुछ भी बोलूंगा तो वही, अरे भाई नेता बनना चाहते हैं सब, ये सब नहीं, वो सब तो खैर मेरा है ही नहीं, लेकिन एक बार 15 रिजल्ट छापूं, 15-20 रिजल्ट टॉप 100 में, देन मजा आए फिर, ठीक है, उसी के लिए पूरा प्रचंड मेहनत।